घबराए तानाशाह ने शायद एक आदेश दे दिया था, वो ये कि राहुल गांधी बोलेंगे तो, लेकिन उन्हें दिखाना मत। कैमरा स्पीकर ओम बिड़ला पर ही रहना चाहिए और स्क्रिप्ट के तहत बिल्कुल ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी संसद में मणिपुर पर करीब 16 मिनट बोले, लेकिन उन्हें टीवी पर मात्र 4 मिनट दिखाया गया। यानी 16 मिनट में से 12 मिनट कैमरे के फ्रेम में स्पीकर ओम बिड़ला रहे। राहुल गांधी जब मणिपुर पर बीजेपी की धज्जियां उड़ा रहे थे, पीएम से सवाल पूछ रहे थे, तब संसद टीवी पर स्पीकर ओम बिड़ला जी को दिखाया जा रहा था। दरअसल ये बीजेपी की पूरी प्लानिंग थी। राहुल गांधी के भाषण से पहले संसद टीवी को ऐसा करने के लिए कहा गया होगा कि जब राहुल गांधी बोलेंगे तो उनको कम दिखाना, और जब राहुल गांधी मणिपुर पर बोलेंगे तो दिखाना ही मत। अब तानाशाह की आज्ञा का पालन तो होना ही था। पूरे वक्त संसद टीवी ने राहुल गांधी को छोड़कर स्क्रीन पर स्पीकर को दिखाया। लोकसभा में राहुल गांधी करीब 36 मिनट बोले, लेकिन सिर्फ उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज राहुल गांधी की और चेहरा ओम बिड़ला का। दरअसल ये पूरा प्रोपोगेंडा राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए बनाया गया था। तानाशाह को पता था कि अगर संसद में शेर आएगा तो मणिपुर पर सवाल जरूर पूछेगा, जिसका जवाब वो दे नहीं पाएंगे। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। इसीलिए साजिश के तहत डरे हुए तानाशाह ने राहुल गांधी को टीवी पर दिखाने से ही मना कर दिया। मोदी सरकार मणिपुर के नाम से कितना घबराती है, आज ये पूरे देश ने देखा। कभी माइक बंद, कभी संसद म्यूट, कभी सांसदी रद्द। जब ये सारे हथकंडे फेल हो गए तो कैमरे की नजर से ही राहुल को हटा दिया। माँ कलावती या ऐसा कुछ नाम, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहाँ वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य ये सब देणे का काम नरेंद्र मोदी ने। त्याच्या जनताईच्या साथीनं आपण शिक्षण, पाणी, लग्न हे सगळं करून सगळ्यांनी आपलं खाऊन पिऊन आपली बरोबर करत आहोत। आता शिक्षण पाणी सगळं पोरग शिकत आहे गेली, तर ते त्याचं म्हणत आहे ते त्याचं सर्व खोटं आहे। कोणाचं? मोदीचं सर्व खोटं आहे। आपल्याला मदत केली कोण? राहुल गांधीनं केली। राहुल गांधीनं मदत केली, आपल्याला जेवणाला लावलं, तर पुढं तर टाटसर करून सन्यानी मोदीनं मदत केली म्हणून सन्यानी मी म्हणणार आहो का? कशी म्हणणार आहो? त्याचं खोटं आहे, त्याचं खोटंच म्हणणार आहो मी। आपल्याला खरी सर्व मदत केली राहुल गांधीनं, राहुल गांधीचीच मदत आपल्याला शेवटपर्यंत आपली हे करणार आहोत, त्याचीच मी गावणार आहोत। त्यानंच केली बा म्हणून मोदीचं खोटं आहे। मला काहीच नाही आतापर्यंत त्यानं मदत केली, तर ते करते केली म्हणून म्हणण्याले अर्थ काय? म्हणाले काही म्हणते का मी मदत केली, तर कोणती मदत केली मला? का घरकुल आलं म्हणते, घरकुल दिलं, हे दिलं, ती दिलं, तर मला ते 2008 पासूनच मंजूर झालं होतं घरकुल। तर आता घरकुल आलं नाही म्हणून सने मी स्वतः बांधलं। स्वतः बांधल्यावर आता हे 2 खोल्या आल्या तर बांधल्या मी। 13-14 मध्ये आल्या 2 खोल्या मी बांधून घेतल्या। संडास बाथरूम हे ते मी सगळंच केलं होतं पहिलंच। तुम्हाला राहुल गांधीचीच मदत आहे, काँग्रेसचीच आहे ना, काँग्रेसच्याच मदतीनं मी सर्व दिवस हे करत। शर्म आनी चाहिए, सत्ता में बैठे लोगों को शर्म आनी चाहिए, और खासकर जिस पार्टी की महिलाओं को शर्म आनी चाहिए। अरे वो इतनी गुलाम है कि इस पार्टी की एक महिला होने के नाते उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, चाहे वो पहलवानों को घसीटा गया हो, चाहे किसानों के ऊपर, जिंदा किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई हो। तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। पाप का घड़ा इनका भरने वाला है। आप सबसे एक अपील करती हूँ, जाति में ना बटे, धर्म में ना बटे। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, इंसान बन के जियो। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है।
अत्याचार ना सहो, जितना अत्याचार सहोगे उतना ज्यादा दबाया जाएगा। देश सुरक्षित हाथों में है, सो जाइए आंख बंद करके। अरे मणिपुर में जो हुआ उसको देख के कोई बहन सोई है क्या? और जिसने कारगिल में अपना खून बहाया, दुश्मन से लड़ाई लड़ी, उसकी पत्नी को भी इन्होंने नंगा करके घुमाया। फिर कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। देश के सैनिकों के लिए एक ही बात कहूंगी, मुझे भारतीय सैनिकों के ऊपर गर्व है और मैं गर्व करती हूँ कि मैं एक भारतीय सैनिक की पत्नी हूँ और एक किसान की बेटी हूँ। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने ये साबित कर दिया कि वो सबसे कायर प्रधानमंत्री जी। पुलवामा में जो भाई शहीद हुए, उनकी पत्नियों की मैं तकलीफें बताऊं आप लोगों को। वो शहीद हो जाता है, विधवा हो जाती, वो एक ठीक है, अलग बात है। वो देश के लिए बड़ी गर्व करती कि मेरे आदमी ने शहीदी दी, गर्व महसूस करती है। लेकिन उस विधवा को कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। हमारा समाज उस विधवा को अशुभ मानता है। जब ब्याह शादी होती है तो उस विधवा को सभी प्रोग्रामों से दूर रखा जाता है। कहा जाता है ये तेल नहीं चढ़ाएगी, ये हल्दी नहीं चढ़ाएगी, ये तो विधवा है। मैं देश की मातृशक्ति से अपील करती हूँ, विधवाओं का ऐसे तिरस्कार ना करो। उन्होंने अपने सुहाग को देश के लिए दिया है। अरे वो अशुभ कैसे हो सकती है? उसने अपना सिंदूर कुर्बान कर दिया देश के लिए और उसको कहा जाता है कि तू तेल नहीं चढ़ाएगी, तू किसी को टीका नहीं कर सकती, तू पूजा में नहीं बैठ सकती, कि तू अशुभ है। अशुभ तो ये लोग हैं जो दिखावा करते हैं, मुंह में लड्डू खिलाते हैं सैनिकों के और पीठ में छुरा घूंपते हैं। अगर ये सच्चे होते तो आज तक पुलवामा के ऊपर कमेटी क्यों नहीं बनाई? अगर बनाई है तो उसमें कौन कौन सदस्य हैं और वो जांच कहां तक पहुंची? पूछता है भारत प्रधानमंत्री जी से। और प्रधानमंत्री जी कब तक भागोगे देश के सवालों से? इनके सांसद जब भी कोई सवाल करता है, चाहे पीटी उषा मैम से मैंने सवाल किया था जंतर मंतर पे तो वो भाग गई थी, मीनाक्षी लेखी से बात की तो वो भाग गई थी, जिससे भी सवाल करते हैं वो भाग रहे हैं। आज देश का बच्चा बच्चा जाग चुका है, प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछेगा और आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री जी को देना होगा, जवाब देना होगा। दुख होता है जब सैनिकों के नाम पे वोट मांगने जाते हैं। पुलवामा इनकी कमजोरी के कारण हुआ। इंटेलिजेंस का कान और आंखें बंद करके सोया हुआ था। अगर वो ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहा था तो सरकार क्या कर रही थी? और अगर इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट दी थी तो वो किसको दी थी? और उसके बाद सरकार में बैठे लोगों ने संज्ञान क्यों नहीं लिया उस पे? क्यों नहीं? जब उनको पता चल गया था कि इस रास्ते से जाने से विस्फोट हो सकता है, तो जिसने भी एयरलिफ्ट से जाने से मना किया, परमिशन देने से मना किया, उसका नाम देश के सामने आना चाहिए। देश की जनता जाग चुकी है। बहुत देर तक इन्होंने धर्म के नाम पे लड़ा लिया, जाति के नाम पे लड़ा लिया, बट अब देश जाग चुका है। देश के समझ में आ गया है, अगर आप भी नहीं बोले तो हम बोलने लायक ही नहीं रहेंगे। ऐसी हालत करने की तैयारी कर रखी है देश की सरकार ने कि हम सिर्फ दो टाइम की रोटी मांगने के लिए हाथ फैलाएं ताकि हम अपने हकों की आवाज ही ना उठा सके। जवान शहीद होते हैं उस दिन उसके घर में खूब सारे लोगों का आना जाना, सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती है। लेकिन उसके बाद उस विधवा को अपना जिंदगी कैसे बसर करती है, किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाती है, ये देखने वाला कोई नहीं होता। उस बहन को, विधवा को अपनी पेंशन लागू करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के एक साल तक चक्कर काटने पड़ते हैं। हम बहुत बार रक्षा मंत्रियों से मिले हैं। मनोहर पारिकर जी थे तब भी मीटिंग होती थी, सीतारमन जी थे उनसे भी मीटिंग हुई, हमारे ये राजनाथ जी हैं इनसे भी मीटिंग हुई। लेकिन हमेशा वादा किया जाता है कि हाँ हम सब ये किया जाएगा, लेकिन ना कोई विधवाओं की सुनने वाला है, ना कोई जवानों की सुनने वाला है। और जवान विधवा की बात मैं इसलिए कर रही हूँ, मैंने उन वीर नारियों को बहुत नजदीक से देखा है। मैंने उन वीर नारियों की बहुत तकलीफ देखी थी, तभी मैं जंतर मंतर पे माँ बाप की कसम खा के धरने पे बैठी थी जन सतवीर के साथ। आप में से शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, मैं 1 मिनट लेके अपना बताना चाहूंगी। मैंने 810 दिन रिले हंगर स्ट्राइक किया था। एक टाइम खाना खाती थी 24 घंटे में, सुबह से शाम तक सिर्फ प्लेन पानी पीती थी। और उसके बाद 11 दिन तक मैंने आमरण अनशन किया था। और वहां पे बैठी थी तो माँ बाप की कसम खा के बैठी थी, किसान की बेटी हूँ और एक सैनिक की पत्नी हूँ तो पीछे हटने वाली नहीं थी। आईसीयू में पहुंच गई थी, 4 दिन तक मैं RR हॉस्पिटल में रही और मुझे बलात्कार की धमकी दी गई। और जब मैं FIR दर्ज कराने जाती हूँ, उस थाने की महिला SHO कहती है कितने चक्कर काटोगी, छोड़ो
ऐसे तो धमकियां मिलती रहती हैं। मैंने कहा जितने भी चक्कर काटने पड़े, जिसने मुझे बलात्कार की धमकी दी मैं उसको जेल भेज के रहूंगी। आप यकीन मानेंगे 14 महीने बाद मेरी FIR दर्ज की। मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, और वो भी तब मैं महिला आयोग गई, साइबर क्राइम गई, दोनों तरफ से दबाव पड़ा। उसके बाद 14 महीने बाद वो FIR दर्ज की, और उसके बाद आज 30,000 कोर्ट में केस चल रहा है। आज तक नहीं ढूंढ पाए कि वो इंसान कौन था जो एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी को बलात्कार की धमकी दे रहा था। जय जवान जय किसान। उन्होंने किया है, जैसे कहा मोहब्बत की दुकान है। आप लोग को नफरत से आदत हो गई है, मोहब्बत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. मैं विजिटर्स गैलरी में थी, हमने देखा एज अ जेस्चर ऑफ व्हेन ही वाज लीविंग, उन्होंने एज अ जेस्चर ऑफ अफेक्शन किया और कुछ नहीं किया। नहीं, लेकिन इस पे तो सत्ता पक्ष की महिला सांसद नाराज होगी ना, उन्होंने शिकायत कर दी से लेकर। उन्होंने क्या ये कहकर सिर्फ महिलाओं को दे रहा हूँ, ये क्या बात हुई? उनको किस बात का दुख हो रहा है? इट वाज जस्ट अ जेन्युइन जेस्चर उन्होंने किया है। जैसे कहा मोहब्बत की दुकान है। आप लोग को नफरत से आदत हो गई है, मोहब्बत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं।